हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन विद शाश्वती। तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे अबाउट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हमने पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल साइंस होता है वो एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल रीजनिंग वो सब पे डिपेंडेंट होता है, और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होता है वो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि साइंस में हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस प्रोसीड्स बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, दैट इज ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन। और आज हम ये भी पढ़ेंगे कि बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है। तो अगर हमें इस पॉलिटिकल साइंस के स्टेप्स को समझना है तो हमें एक सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझना होगा। हम इधर किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? इधर हम वोटर टर्नआउट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। वोटर टर्नआउट क्या होता है? वोटर टर्नआउट एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितने लोग वोट दे रहे हैं उसका परसेंटेज होता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि वोटर टर्नआउट ऑफ द विलेज एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर विलेज इज 50%, मतलब उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 50% लोग वोट देते हैं। तो वही है इधर। तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। दिस इज द इनिशियल स्टेप वेयर डाटा इज कलेक्टेड. For example, a political scientist observes that voter turnout is higher in urban areas compared to rural areas during national elections. This observation might come from analyzing past election data, conducting surveys, or field observation. इधर तो हमने एग्जाम्पल लिया वोटर टर्नआउट का, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसे बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे हमें समझना होता है। तो उसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि कहाँ कैसा क्या चीज़ हो रहा है, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि एक स्टेप कैसा होता है। तो सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑब्जर्वेशन। इधर जब हम वोटर टर्नआउट का बारे में बात करते हैं तो इधर हम देखते हैं कि अर्बन एरिया में जो वोटर टर्नआउट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और रूरल एरिया में बहुत कम होता है ड्यूरिंग नेशनल इलेक्शन। ये हम कैसे जानेंगे? हम पास्ट इलेक्शन डाटा को मतलब पढ़ सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं और बहुत सारी सर्वेस को भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में कहाँ वोटर टर्नआउट ज़्यादा है, और हम जाके उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे कि हम फील्ड ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप जो कि है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है जनरलाइजेशन। आफ्टर गैदरिंग एनफ ऑब्जर्वेशंस द पॉलिटिकल साइंटिस्ट लुक्स फॉर पैटर्न्स और ट्रेंड्स. In this case, they might generalize that voter turnout tends to be higher in urban areas compared to rural areas in national elections. This generalization is drawn from the observed data and repeated occurrences. तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो होता है कि हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद हमें कुछ उसका मतलब एनालाइज भी तो करना होगा ना, कि इधर जो हमने ये सब देखा तो उससे हमें कोई तो मतलब कंक्लूजन जैसा मिल रहा है। कंक्लूजन नहीं बोल सकते, कंक्लूजन इज कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप, बट हम बोल सकते हैं कि हमने उससे कुछ डिराइव किया, कोई स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट को हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भुवनेश्वर में इतना वोटर टर्नआउट है और एक गांव के एरिया में इतना वोटर टर्नआउट है, तो हम इधर क्या बोलेंगे कि जो हमारे गांव के एरिया में कम वोटर टर्नआउट है उससे हम लेंगे, और हम ये देखेंगे कि वोटर टर्नआउट टेंड्स टू बी हायर इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल एरियाज इन नेशनल इलेक्शन। और इसी जनरलाइजेशन को पहुंचने के लिए हमारे पास दो आइडियाज हैं। सबसे पहला है पर्टिकुलर टू जनरल अप्रोच विच इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग, और एक होता है जनरल टू पर्टिकुलर अप्रोच जिसे कि हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो एक पर्टिकुलर जनरलाइजेशन को पहुंचने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। जब हम इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तभी हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल से लेके एक जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। That is, inductive reasoning involves moving from specific observations to broader generalization. Here is how it works in our example. That is, for example, हमने observe किया
कि कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लिया हमने, जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर 2016 द वोटर टर्नआउट वाज 70% इन अर्बन एरियाज एंड 50% इन रूरल एरियाज। फिर हमने 2018 में देखा कि अर्बन एरिया का जो वोटर टर्नआउट है वो 65% है और रूरल एरिया का जो है वो 45% है। वैसे ही 2020 में अर्बन एरिया टर्नआउट वाज 75% एंड रूरल टर्नआउट वाज 55%। ये तो हमने देख लिया कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितना वोटर टर्नआउट रहा कहाँ का। फिर हमें तो एक पैटर्न पे भी पहुंचना पड़ेगा ना। हमें तो क्या देख रहे हैं कि अर्बन एरिया में जो भी है वोटर टर्नआउट वो ऑलवेज किससे ज़्यादा रह रहा है, रूरल एरिया से। तो हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को एनालाइज करेंगे, फिर एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसी के बाद हम एक जनरलाइजेशन पे पहुंचते हैं। वो जनरलाइजेशन इधर क्या है कि वोटर टर्नआउट जो अर्बन एरियाज का है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द नेशनल इलेक्शन। इसे हम और सिंपली समझ सकते हैं इस अप्रोच को, जैसे हम ट्रिब्यूटरी रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिब्यूटरी रिवर्स क्या होता है, जो रिवर्स जाके एक पर्टिकुलर बड़े रिवर में मिलते हैं उसे हम ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके हमें लास्ट में एक बड़े से स्टेटमेंट की तरफ पहुंच जाता है जिससे कि हम एक जनरलाइजेशन बोलते हैं। सो दैट्स वाई दिस अप्रोच इज नोन एज पर्टिकुलर टू जनरल अप्रोच और दैट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद हम वैसे ही पढ़ेंगे अबाउट द जनरल टू पर्टिकुलर अप्रोच, जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स कुछ होता है। एक बड़ा सा रिवर है, उससे बहुत सारे रिवर्स एज इट्स ब्रांचेस एक्सपैंड हुए हैं, तो हम उस मेन रिवर को इधर जनरल बोल रहे हैं, दैट इज जनरलाइजेशन, और उधर से जो रिवर्स निकल रहे हैं उसे हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स की तरह ले रहे हैं। तो यही है वो डिडक्टिव रीजनिंग। Deductive reasoning involves starting with a general statement or hypothesis and then applying it to specific cases to see if it holds true. जैसे कि हमने एक जनरल स्टेटमेंट पहले पकड़ लिया, हमने सोच लिया कि अर्बन एरियाज का जो वोटर टर्नआउट होता है वो रूरल एरिया से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उधर बहुत अच्छे पोलिंग स्टेशंस होते हैं अर्बन एरिया में और बहुत ही हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है, मतलब लोग बहुत ही अवेयर होते हैं अबाउट द पॉलिटिकल पावर्स। ये हमने एक स्टेटमेंट सोच लिया, अभी हमें इसे वेरीफाई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे कि ये तो फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो एग्जाम्पल्स में 2022 एंड 2024 दे दिया है, बट स्टिल हम फ्यूचर ईयर्स के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन में अर्बन एरिया में ज़्यादा होगा और रूरल एरिया में कम होगा। वैसे 2024 में भी सेम पैटर्न हम देखेंगे कि अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट रहेगा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स सोचे फॉर द फ्यूचर। फिर हम वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? उस पर्टिकुलर ईयर का डाटा कलेक्ट करेंगे और हम चेक करेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, और हम देखेंगे कि हाँ सच में वोटर टर्नआउट जो है अर्बन एरिया का रूरल एरिया से ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है, पहले हम एक जनरलाइजेशन को लेते हैं, देन हम उसको बेसिस बना के कुछ फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। फिर हम उसे वेरीफाई करते हैं, अगर वो सच हुआ देन हम फाइनली फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जनरलाइजेशन सच था। तो इन दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या है? द फर्स्ट अप्रोच स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक इंस्टेंसेस एंड बिल्ड्स अप टू जनरल रूरल पैटर्न। मतलब पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, फिर उससे ही हम एनालाइज करके फाइनल जनरलाइजेशन पे पहुंचते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग है, पहले हम एक जनरल आइडिया से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को एनालाइज करते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग इज एक्चुअली ऑपोजिट इन नेचर टू इंडक्टिव रीजनिंग। ये तो हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। फिर आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, द पॉलिटिकल साइंटिस्ट सीक्स टू एक्सप्लेन वाई दिस पैटर्न ऑकर। मतलब अगर अर्बन एरिया में रूरल एरिया से ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। Reasons are there like urban areas have better access to polling stations, higher levels of political awareness or more effective voter mobilization campaign. This step involves formulating theories or hypotheses based on the observed pattern. मतलब हम ऐसा सोचते हैं, हम बस अपने माइंड में एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, स्टेटमेंट को फॉर्म करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब अगर
अर्बन एरिया में ज़्यादा वोटर टर्नआउट है तो क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अर्बन एरियाज में ज़्यादा पोलिंग बूथ्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ईजी होता है और लोग जनरली बहुत एजुकेटेड होते हैं, तो वो बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर होते हैं अपने वोटिंग राइट्स के बारे में, इसीलिए ऐसा होता है। तो वो है एक्सप्लेनेशन स्टेप, मतलब हमने एक्सप्लेन किया कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्यों होता है। उसके बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं, जो भी हम एक्सप्लेनेशन सोचते हैं हम उसको लेके फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कि हम डिडक्टिव रीजनिंग में प्रेडिक्शन कर रहे थे, वैसे ही इधर भी हम प्रेडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट नेशनल इलेक्शन में ऐसा हो सकता है कि अर्बन एरिया का जो वोटर टर्नआउट है वो रूरल एरिया से ज़्यादा है। और वैसा होता भी है, क्योंकि मोस्टली हम जो लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड करके, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड करके जो चीज़ें ज़्यादा मतलब हम एनालाइज करते हैं वो हमेशा एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, दैट इज प्रेडिक्शन। फिर लास्ट स्टेप हमारा होता है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन हम जनरली उससे क्या मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर हमें एक प्रेस्क्रिप्शन देता है कि आपको सर्दी है, आपको बुखार है, तो आपको ये मेडिसिन खाना है। वैसे ही प्रेस्क्रिप्शन में क्या होता है, अगर गांव के एरिया में वोटर टर्नआउट कम है तो वो क्यों है और उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो फाइनली पॉलिटिकल साइंटिस्ट माइट ऑफर रिकमेंडेशंस और प्रेस्क्रिप्शंस, जैसे कि एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है टू एड्रेस द इश्यूज और क्राइसिस एंड इम्प्रूव द आउटकम्स। For example, to increase voter turnout in rural areas, they might suggest implementing more polling stations, enhancing voter education programs, or improving transportation to polling station. मतलब अगर रूरल एरिया में कम है, हम उन्हें बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, हम अवेयरनेस कैंपेन्स उधर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि रूरल एरिया के लोगों को पता चलेगा कि उनके पास क्या क्या वोटिंग राइट्स हैं और वोटिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। सो बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कैन सिस्टमेटिकली स्टडी पॉलिटिकल फेनोमेना, अंडरस्टैंड अंडरलाइंग कॉजेस, मेक इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शंस एंड प्रोवाइड एक्शनेबल रिकमेंडेशंस टू पॉलिसी मेकर्स। मतलब इधर वही सब स्टेप्स के बारे में दिया है। हमारे स्टेप्स क्या थे फिर से देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन। तो ये थे हमारे सब स्टेप्स और इससे हमारा फर्स्ट पार्ट आज का खत्म होता है। अभी हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। तो जो बिहेवियरल अप्रोच होता है ना, वो ज़्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करता है, मतलब एम्पिरिकल डाटा, जिससे कि हम अपने सेंस एक्सपीरियंसेस को थ्रू गेन करते हैं। इसमें हम जो बिहेवियर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इधर हम क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं। इधर हम बहुत सारे पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब एक इमेजिनरी स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसके ऊपर फोकस करते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। वैसे ही जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच होता है वो थोड़ा सा अलग होता है बिहेवियरल अप्रोच से, क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच में हम बस क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन हमारा जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच होता है वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी फोकस करता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। इधर क्या होता है ना, हम पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में एम्पिरिकल के साथ साथ नॉर्मेटिव एनालिसिस भी लेते हैं। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, जो कि लॉजिक के ऊपर डिपेंड होता है, और एम्पिरिकल का मतलब होता है कि हम सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू उससे पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव में वैल्यूज होते हैं। इसे सिंपली समझ सकते हैं, एम्पिरिकल में होता है कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, और नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट इज आइडियल और व्हाट शुड हैपन अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। जैसे कि इसमें हम सोशल स्फीयर को देखते हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एथिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं, और इधर ना हम एक क्राइसिस को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, दैट इज सोसाइटल चेंज। हम कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं थ्रू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो बाय यूजिंग द बिहेवियरल अप्रोच वी माइट अंडरस्टैंड what the voter turnout patterns are and the specific factors influencing them। अगर हम वही एग्जाम्पल लेंगे वोटर टर्नआउट का, तो हम बिहेवियरल अप्रोच में पढ़ते हैं कि वोटर टर्नआउट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, लेकिन पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में पढ़ते हैं कि वो पैटर्न्स क्यों है और अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए बस। तो आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।